जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो है स्पेशल डे के दिन आज की स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए ताकि वे भी लाइव क्लास में जुड़ जाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाएँ। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर आप हमें सपोर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज के इस इम्पोर्टेंट डे के दिन आज की ये इम्पोर्टेंट क्लास सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा है बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज। कार्य अध्ययन में मूल उपकरण कौन से हैं। ए हमारा जो है वो ग्राफ पेपर है, बी आपका है प्रोसेस चार्ट है, सी हमारा प्लानिंग चार्ट है एंड डी ऑप्शन देख लेते हैं हमारा स्टॉप वॉच है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज। कार्य अध्ययन में मूल उपकरण कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारी स्टॉप वॉच होती है वो बेसिक टूल होती है वर्क स्टडी की। तो आपका क्वेश्चन था बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज स्टॉप वॉच। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य अध्ययन में मूल उपकरण जो होता है वो हमारा स्टॉप वॉच होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पर आंसर भी सबमिट कर रखा है, तो सभी क्वेश्चन का आप आंसर साथ साथ मैच करते जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन इज डैश एज कंपोनेंट टू जॉबिंग प्रोडक्शन। इसका हिंदी में देख लेते हैं। बैच उत्पादन के मामले में इकाई लागत जॉबिंग उत्पाद की तुलना में डैश है। तो यहाँ पर कौन सा आपका फिलअप होगा यहाँ पर आंसर। तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए। ए हमारा सेम होता है, बी हमारा लो होता है, सी आपका हाई होता है एंड डी आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाइएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन था द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन इज डैश द कंपोनेंट टू जॉबिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा लो। अब एक बार सेंटेंस पूरा देख लेते हैं। द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन इज लो एज कंपेयर टू जॉबिंग प्रोडक्शन, यानी कि बैच उत्पादन के मामले में इकाई लागत जॉबिंग उत्पादन की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर आपका लो भरा जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर अ प्रोडक्ट लेआउट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट, यानी कि उत्पाद लेआउट के लिए सामग्री हैंडलिंग उपकरण अवश्य होना चाहिए। तो ए हमारा है हैव फुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बी आपका है एम्प्लॉय कन्वेयर बेल्ट ट्रक्स ट्रैक्टर्स ईटीसी, यानी कन्वेयर बेल्ट ट्रक ट्रैक्टर आदि होने चाहिए। सी ऑप्शन देख लेते हैं। बी अ जनरल पर्पस टाइप, एक सामान्य उद्देश्य प्रकार के बने होने चाहिए एंड डी ऑप्शन है बी डिजाइंड एज ए स्पेशल पर्पस फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए विशेष उद्देश्य के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन आपका फिर से समझ लेते हैं।
क्वेश्चन हमारा था फॉर अ प्रोडक्ट लेआउट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट, यानी कि उत्पाद के लेआउट के लिए सामग्री हैंडलिंग आवश्यक होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कन्वेयर बेल्ट, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि से नियोजित होना चाहिए, या सी ऑप्शन आपका है एक सामान्य उद्देश्य प्रकार के बने होने चाहिए। एंड आपका डी ऑप्शन दिया है किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए विशेष उद्देश्य के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए विशेष उद्देश्य के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए, बी डिजाइंड एज ए स्पेशल पर्पस फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका था उत्पाद लेआउट के लिए सामग्री हैंडलिंग उपकरण आपका किस प्रकार का होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए विशेष उद्देश्य के रूप में डिजाइन हमारा किया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्स फॉरकास्ट, निम्नलिखित में से कौन बिक्री पूर्वानुमान से स्वतंत्र होता है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, बी आपका है इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कि सूची नियंत्रण, सी ऑप्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि उत्पाद की योजना बनाना, एंड डी ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन कंट्रोल उत्पादन को नियंत्रित करना। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल्स फॉरकास्ट, निम्नलिखित में से कौन बिक्री पूर्व अनुमान से यहाँ पर स्वतंत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है यानी कि जो हमारी उत्पादकता होती है वो बिक्री पूर्वानुमान से स्वतंत्र होती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सुइटेड फॉर मास प्रोडक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लेआउट है वो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दिया है प्रोसेस लेआउट होता है, बी हमारा है प्रोडक्ट लेआउट होता है, एंड सी ऑप्शन आपका दिया है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होता है, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है प्लांट लेआउट। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट्स इज सुइटेड फॉर मास प्रोडक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से लेआउट जो है वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रोडक्ट लेआउट, ये ही आपका जो है मास प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो बी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, साथ ही साथ आप इसका जो है आंसर सभी क्वेश्चंस का मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सुइटेड फॉर मास प्रोडक्शन। शायद ये आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है प्रोडक्ट लेआउट, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस रेटिंग इज़ इक्वल्स टू, यानी कि जो हमारी प्रदर्शन रेटिंग होती है वो किसके बराबर होती है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है ऑब्जर्वेटेड परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस का जो योग होता है उसके बराबर होती है। बी आपका ऑप्शन है ऑब्जर्वेटेड परफॉर्मेंस माइनस नॉर्मल परफॉर्मेंस, इसका जो आपका ऑब्जर्वेटेड परफॉर्मेंस माइनस नॉर्मल परफॉर्मेंस के बराबर होती है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। आपका सी ऑप्शन आपका है ऑब्जर्वेटेड परफॉर्मेंस इनटू नॉर्मल परफॉर्मेंस, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है
परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल्स टू, यानी कि जो हमारी प्रदर्शन रेटिंग होती है वो किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वेटेड परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस दिया है इसके बराबर तो होती नहीं आपकी। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑब्जर्वेटेड परफॉर्मेंस माइनस नॉर्मल परफॉर्मेंस, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, सी ऑप्शन जो है ऑब्जर्वेटेड परफॉर्मेंस इनटू नॉर्मल परफॉर्मेंस, ये भी आपका गलत हो जाता है, यानी कि नन ऑफ द एबो जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रेक इवेंट पॉइंट पर, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द ब्रेक इवेंट पॉइंट, ब्रेक इवेंट पॉइंट पर क्या होता है। ए ऑप्शन है टोटल कॉस्ट इज मोर देन द सेल्स रिवेन्यू, यानी कि कुल लागत जो होती है वो बिक्री राजस्व से अधिक होती है। बी ऑप्शन है टोटल कॉस्ट इज लेस दैन द सेल्स रिवेन्यू, यानी कि जो हमारी कुल लागत होती है वो बिक्री राजस्व से कम होती है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स रिवेन्यू, यानी कि जो हमारी कुल लागत होती है वो बिक्री राजस्व के बराबर होती है, सेल रिवेन्यू के बराबर होती है। एंड डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन आपका दिया है फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि निश्चित लागत परिवर्तनीय लागत के बराबर होती है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। यदि आपने ब्रेक इवेंट चार्ट पढ़ रखा है तो इसको आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट करिए कि कौन सा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो हमारी इक्वल होती है सेल्स रिवेन्यू के, यानी कि जो हमारी कुल लागत होती है वही हमारी बिक्री राजस्व के बराबर होती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। एट द ब्रेक इवेंट पॉइंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स रिवेन्यू, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द सिंपल मैथड इज द बेसिक मैथड, यहाँ पर सिंप्लेक्स है तो द सिंप्लेक्स मेथड इज़ द बेसिक मेथड फॉर, यानी कि जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड होता है उसके लिए मूल विधि कौन सी है। तो ए हमारा है वैल्यू एनालिसिस, यानी कि मूल्य विश्लेषण। बी आपका है ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि ऑपरेशन अनुसंधान। एंड सी ऑप्शन है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि रैखिक प्रोग्रामिंग। एंड डी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, यानी कि मॉडल विश्लेषण, मॉडल एनालिसिस। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पर क्वेश्चन आप इसका सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर आपका जो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिंप्लेक्स मेथड इज़ द बेसिक मेथड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड होता है वो रैखिक प्रोग्रामिंग की मूल विधि होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस्ड बाई। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। प्रति इकाई उत्पादन लागत को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। हमारा ए ऑप्शन दिया है प्रोड्यूसिंग मोर विथ इंक्रीज्ड इनपुट, यानी कि बढ़ी हुई इनपुट के साथ अत्यधिक उत्पादन। बी आपका ऑप्शन दिया है प्रोड्यूसिंग मोर विथ द सेम इनपुट, यानी कि एक ही इनपुट के साथ अधिक उत्पादन। सी ऑप्शन दिया है एलिमिनेटिंग आइडियल टाइम, यानी कि निष्क्रिय समय को ख़त्म करना। एंड डी ऑप्शन है मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज वेस्टेज, यानी कि संसाधन अपशिष्ट को कम करना। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, यानी कि प्रति इकाई उत्पादन लागत को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रोडक्शन मोर विथ द सेम इनपुट, यानी कि एक ही इनपुट के साथ अधिक उत्पादन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस्ड बाई प्रोड्यूसिंग मोर विथ द सेम इनपुट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका कोई एक स्टेटमेंट है वो गलत दिया है, तो इसको आपको बताना। एक महत्वपूर्ण अनुपात शेड्यूलिंग है। तो ए हमारा दिया है सामान्य आधार पर विभिन्न गतिविधियों के बीच सापेक्ष प्राथमिकताओं को स्थापित करता है। बी हमारा है प्रत्येक गतिविधियों की स्थिति निर्धारित करता है। एंड सी ऑप्शन है गतिविधि प्रगति में स्वचालित रूप से परिवर्तन समायोजित करता है। एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, यहाँ से आपका कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत दिया है। तो यहाँ पर जो आपका गलत स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ए स्टेटमेंट दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। एक सामान्य आधार पर विभिन्न गतिविधियों के बीच सापेक्ष प्राथमिकताओं को स्थापित करता है, प्रत्येक गतिविधियों की स्थिति निर्धारित करता है। सी हमारा है गतिविधि प्रगति में स्वचालित रूप से परिवर्तन समायोजित करता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन नन ऑफ द एबो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टाइम स्टडी वाज यानी कि समय अध्ययन के पिता किसे कहते हैं। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन आपका है फादर ऑफ टाइम स्टडी। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा F.W. टेलर। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे F.W. टेलर हैं उनको फादर ऑफ टाइम स्टडी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्क स्टडी कंप्रेस फॉलोइंग मेन टेक्निक्स यानी कि कार्य अध्ययन में निम्नलिखित मुख्य तकनीकें शामिल हैं। तो कौन कौन सी तकनीकें शामिल हैं इसको आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट यानी कि विधि अध्ययन और कार्य मापन शामिल है। बी हमारा है मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी, जो हमारा मेथड स्टडी है और टाइम स्टडी भी शामिल है। सी ऑप्शन आपका दिया है टाइम स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट यानी कि समय अध्ययन और हमारा कार्य मापन शामिल है। एंड डी ऑप्शन है मेथड स्टडी एंड जॉब एवोल्यूशन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन आपका है कार्य अध्ययन में निम्नलिखित में मुख्य तकनीकें कौन सी शामिल होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या ए ऑप्शन आपका दिया है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट यानी कि विधि अध्ययन और कार्य मापन जो है वो हमारा कार्य अध्ययन की मुख्य तकनीकों में शामिल होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लेआउट इज बेस्ट सूटेड वेयर, या तो ए ऑप्शन दिया है वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। बी आपका ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड। सी ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। एंड डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोडक्ट लेआउट जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है आपका वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस के लिए। बी हमारा है प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड के लिए। एंड सी ऑप्शन है प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज क्वांटिटी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है PMTS। सबसे पहले PMTS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका हो जाएगा प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम इंक्लूड्स, यानी कि PMTS इंक्लूड्स यानी कि पूर्व निर्धारित मोशन टाइम इस सिस्टम में कौन शामिल है। तो ए आपका M शामिल है मेथड टाइम मेजरमेंट। बी आपका WFS वर्क फैक्टर सिस्टम शामिल है। सी ऑप्शन है BMTS शामिल है, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो हमारा PMTS इंक्लूड्स था उसमें ये सभी आपके शामिल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
ट्रेवल चार्ट प्रोवाइड, जो हमारा ट्रेवल चार्ट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है। तो ए ऑप्शन दिया है एन आइडिया ऑफ द फ्लो ऑफ मटेरियल एट वेरियस स्टेज, यानी कि विभिन्न चरणों में सामग्री के प्रवाह का एक विचार देता है। बी ऑप्शन है आ कंपैक्ट एस्टिमेटिंग ऑफ द हैंडलिंग विथ मस्ट बी डन बिटवीन वेरियस वर्क सिलेक्शन, यानी कि हैंडलिंग का एक कॉम्पैक्ट अनुमान जो विभिन्न कार्य वर्गों के बीच किया जाना है, इसको प्रोवाइड कराता है। एंड सी ऑप्शन आपका दिया है द इंफॉर्मेशन फॉर चेंजेस रिक्वायर्ड इन रीअरेंजिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, यानी सामग्री हैंडलिंग उपकरण को पुनर्व्यवस्थित करने में आवश्यक परिवर्तन की जानकारी देता है। एंड डी ऑप्शन है एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स ऑफ द हैंडलिंग विच मस्ट बी डन एट द पर्टिकुलर स्टेशन, यानी कि हैंडलिंग का एक अनुमान जो किसी विशेष स्टेशन पर किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका फिर से देख लेते हैं, ट्रैवल चार्ट क्या प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैंडलिंग का एक कॉम्पैक्ट अनुमान जो विभिन्न कार्य वर्गों के बीच किया जाना चाहिए, जो हमारा ट्रैवल चार्ट है वो इसको डिनोट करता है या प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रीफर्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऑटोमोबाइल उद्योग में पसंद किया जाता है। तो ये हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, बी आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सी आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डी आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है उसमें हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को पसंद किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लेआउट इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि उत्पाद लेआउट का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है जॉब प्रोडक्शन के लिए करते हैं, बैच प्रोडक्शन के लिए करते हैं, सी ऑप्शन मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं एंड डी ऑप्शन है एनी वन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से किसी का भी उपयोग करते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लेआउट इज़ यूज्ड फॉर, प्रोडक्ट लेआउट का उत्पाद किया जाता है। तो इसका भी आंसर होगा मास प्रोडक्शन, क्योंकि क्वेश्चन आपका दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कार्य अध्ययन का संबंध है, वर्क स्टडी इज कंसर्न्ड विथ। ए ऑप्शन देख लीजिए, वर्तमान पद्धति में सुधार और मानक समय का पता लगाना इससे संबंधित है। बी हमारा है श्रमिकों को प्रेरणा देना, यानी कि श्रमिकों को मोटिवेट करने से संबंधित है। सी हमारा है उत्पादन क्षमता में सुधार करना, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड डी ऑप्शन है उत्पादन योजना और नियंत्रण में सुधार करना। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन था आपका वर्क स्टडी इज कंसर्न्ड विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान पद्धति में सुधार करना और मानक समय का पता लगाना ही हमारा वर्क स्टडी का संबंध होता है, कार्य अध्ययन का संबंध होता है वर्तमान पद्धति में सुधार करना और मानक समय का पता लगाना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपका जो है नंबरिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप सभी लोग एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ABC एनालिसिस डील्स विद, जो हमारा ABC विश्लेषण होता है वो किससे संबंधित होता है। तो ए ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ प्रोसेस चार्ट से, यानी कि जो हमारा प्रक्रम चार्ट होता है उसके एनालिसिस से संबंधित होता है। बी हमारा है फ्लो ऑफ मटेरियल से, यानी कि द्रव के प्रवाह से संबंधित होता है। सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स लिखने में मिस्टेक हो गई, इसको आप काट दीजिए।
डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन आपका है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी। तो इसका कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। ABC एनालिसिस डील्स विथ, जो हमारा ABC विश्लेषण होता है वो किससे संबंधित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी से। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस इज, शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है, सी आपका एवरेज एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है, एंड डी ऑप्शन है एनी वन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सुइटेड फॉर जॉब प्रोडक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट जो है वो जॉब प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त होता है? तो ए ऑप्शन हमारा प्रोसेस लेआउट होता है, बी हमारा है प्रोडक्ट लेआउट होता है, एंड सी ऑप्शन हमारा है फिक्स पोजीशन लेआउट होता है, एंड डी ऑप्शन है आपका प्लांट लेआउट होता है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा प्रोसेस लेआउट होता है वो हमारा जॉब प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्रोडक्ट लेआउट, यानी कि उत्पाद लेआउट क्या होता है? तो ये हमारा है लोअर्स ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, यानी समग्र विनिर्माण समय कम करता है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। बी आपका है रिक्वायर्ड्स लेस स्पेस फॉर प्लेसिंग मशीन, यानी कि मशीनों को रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है यूटिलाइज्ड मशीन एंड लेबर बेटर, यानी कि तो जो आपका सी ऑप्शन दिया है इसका हिंदी देख लेते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करना और लेबर को यानी कि श्रम को बेहतर बनाना, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोडक्ट जो लेआउट होता है वो समग्र विनिर्माण समय कम करता है, मशीनों को रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, और जो आपका सी ऑप्शन दिया है मशीनों का इस्तेमाल करता है और जो हमारा श्रम को जो है वो बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय स्थापित किया जाता है और कार्यकर्ता को हर घंटे के लिए एक बोनस का भुगतान किया जाता है, तो वह आवश्यक स्थापित समय से बचाता है। इस प्रकार की प्रोत्साहन योजना को किस रूप में जाना जाता है या किसके नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन आपका है रोवन योजना, बी ऑप्शन है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एंड सी ऑप्शन है हालसी प्रीमियम योजना, एंड डी ऑप्शन है दिन कार्य ऊर्जा। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मजदूरी प्रोत्साहन योजना एक कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है और बचाए गए समय के निश्चित प्रतिशत के लिए बोनस का भुगतान करती है? तो ए हमारा है हेल्सी योजना का, बी आपकी है गैंट योजना, सी हमारी रोवन योजना, एंड डी ऑप्शन देख लीजिए इमर्सन की दक्षता योजना, यानी कि इमर्सन इफिशियंसी योजना। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे इसका कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें मजदूरी प्रोत्साहन योजना एक कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है और बचाए गए समय के निश्चित प्रतिशत के लिए बोनस का भुगतान करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी हेल्सी योजना।
तो जो हमारी हेल्थ योजना होती है वो क्या करती है कि कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है और बचाए गए समय के लिए निश्चित प्रतिशत के लिए बोनस का भुगतान करती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिन कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, स्टोर के लिए जो है हम बिन कार्ड का उपयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि बिन कार्ड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो स्टोर के लिए हम बिन कार्ड का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है उत्पादन समय बंधन सरल है, यानी कि उत्पादन समय बंधन सरल है और उत्पाद की उच्च मात्रा और उच्च श्रम दक्षता प्राप्त की जाती है। द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिंपल एंड हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड हाई लेबर इफिशिएंसी आर अचीव्ड इन द केस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। बी ऑप्शन है प्रक्रिया लेआउट एंड सी ऑप्शन है निश्चित स्थिति लेआउट एंड डी ऑप्शन आपका है लाइन और प्रक्रिया लेआउट का संयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपका था उत्पादन समय बंधन सरल है और उत्पाद की उच्च मात्रा और उच्च श्रम दक्षता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोडक्ट के लेआउट के द्वारा उत्पादन की उच्च दक्षता और उच्च श्रम प्रोडक्ट की उच्च मात्रा और उच्च श्रम दक्षता प्राप्त की जाती है। तो इसका भी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्पाद लेआउट का नुकसान है। तो इसका उत्पाद लेआउट का कौन सा नुकसान होता है आपको बताना है। ए हमारा है विशेष सुविधाओं के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश। बी आपका है मशीनों को संचालित करने के लिए कुशल श्रम। सी है उत्पादन समय लंबा है, सूची में अधिक माल की आवश्यकता है। एंड डी है निरीक्षण की उच्च लागत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन आपका होगा उत्पाद लेआउट का जो नुकसान होता है वो आपका होता है विशेष वस्तुओं के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट इज। प्रोडक्ट लेआउट का नुकसान कौन सा है। तो ए ऑप्शन है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज, यानी कि विशेष सुविधाओं के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश हमारा नुकसान होता है प्रोडक्ट का लेआउट का। बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन है स्किल्ड लेबर टू ऑपरेट मशीन, यानी कि मशीनों को संचालित करने के लिए कुशल श्रम। सी ऑप्शन है प्रोडक्शन टाइम इज लॉन्गर रिक्वायरिंग मोर गुड्स इन इन्वेंट्री, यानी कि उत्पादन समय लंबा है, सूची में अधिक माल की आवश्यकता है। एंड डी ऑप्शन है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण की उच्च लागत। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट का जो है डिसएडवांटेज कौन सा होता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेष सुविधाओं के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश ही हमारा प्रोडक्ट लेआउट का नुकसान होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान्स इंश्योर अ पार्ट ऑफ द सेविंग टू द वर्कर्स एंड रेस्ट टू द एम्प्लॉय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोत्साहन योजना कार्यकर्ता के लिए स्विंग का एक हिस्सा और नियोक्ता को बाकी सुनिश्चित करती है। ए आपका है इमर्सन इफिशिएंसी प्लान। बी हमारा है टेलर प्लान। सी आपका है हालसे प्रीमियम प्लान। एंड डी ऑप्शन है गिलबर्ट प्लान। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन सी प्रोत्साहन योजना कार्यकर्ता के लिए स्विंग का एक हिस्सा और नियोक्ता को बाकी सुनिश्चित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हालसे प्रीमियम जो प्लान होता है वो आपका प्रोत्साहन योजना कार्यकर्ता के लिए स्विंग का एक हिस्सा और नियोक्ता को बाकी सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर हालसे प्रीमियम प्लान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि द साइलेंट फीचर ऑफ फंक्शन, यानी कि
द साइलेंट फीचर ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इस कार्यात्मक संगठन की मुख्य विशेषता क्या होती है? ए ऑप्शन है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्पेसिफिकेशन यानी कि विनिर्देश का सख्त पालन करना। बी ऑप्शन है योजना और डिजाइन भाग का पृथक्करण करना। सी ऑप्शन है ईच इंडिविजुअल मेंटेन्स फंक्शनल इफिशिएंसी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्यात्मक दक्षता बनाए रखता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था द साइलेंट फीचर ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन कार्यात्मक संगठन का जो है मुख्य विशेषता कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपके ये सभी ऑप्शन दिए हैं वो कार्यात्मक संगठन की जो है मुख्य विशेषता होती है विनिर्देशों का सख्त पालन करना और आपका योजना और डिजाइन भाग का पृथक्करण करना। सी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति कार्यात्मक संगठन बनाए रखता है यानी कि ऑल ऑफ द एबो। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देंगे और उन्हें भी लाइव क्लास में लेकर आएंगे। क्वेश्चन आपका है कार्य अध्ययन में प्रतीक ओ यानी कि जो हमारा वर्क स्टडी होती है उसमें ओ जो वर्ड होता है वो किसका रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो ए ऑप्शन है हमारा ऑपरेशन को यहाँ पर डिनोट करता है। डी हमारा इंस्पेक्शन या निरीक्षण को। सी हमारा ट्रांसपोर्ट को। डी आपका डिले को या टेम्परेरी स्टोर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा ऑपरेशन होता है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन। बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स यानी कि कार्य अध्ययन में कौन शामिल है? तो ये हमारा है वनली मेथड स्टडी शामिल है। बी हमारा है वनली वर्क मेजरमेंट शामिल है। सी हमारा है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट दोनों शामिल है। एंड डी ऑप्शन है ओनली मोशन स्टडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्क स्टडी में जो शामिल होते हैं कार्य अध्ययन में उसमें मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा मेथड स्टडी होता है और वर्क मेजरमेंट होता है वो हमारा वर्क स्टडी में शामिल होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रो मोशन स्टडी इज सूक्ष्म गति अध्ययन क्या है? तो ये हमारा है एनालिसिस ऑफ माइन वर्क मेथड बाय यूजिंग अ मोशन पिक्चर कैमरा विद अ टाइमिंग डिवाइस इन द फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि दृश्य के क्षेत्र में टाइमिंग डिवाइस के साथ मोशन पिक्चर कैमरा का उपयोग करके मानव कार्य पद्धति का विश्लेषण किया जाता है माइक्रो मोशन स्टडी में। बी ऑप्शन आप देख लीजिए मोशन स्टडी एब्जॉर्ब एंड इनहेंस्ड टाइम इंटरवल्स यानी गति अध्ययन बढ़ाया समय अंतराल पर मनाया गया है। सी ऑप्शन है मोशन स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कंडक्ट सिस्टमेटिकली यानी कि व्यवस्थित रूप से आयोजित संचालन के अनुक्रम का गति अध्ययन। और डी ऑप्शन देख लेते हैं। आपका डी ऑप्शन है स्टडी ऑफ मैन एंड मशीन कंडक्ट सिमुलटेनियसली यानी कि एक साथ आयोजित आदमी और मशीन का अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स छोटा है लेकिन इसके ऑप्शन जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो क्वेश्चन आपका था माइक्रो मोशन स्टडी है यानी सूक्ष्म गति अध्ययन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि एनालिसिस ऑफ माइन वर्क मेथड बाय यूजिंग अ मोशन पिक्चर कैमरा विथ अ टाइमिंग डिवाइस इन अ फील्ड ऑफ व्यू। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दृश्य के क्षेत्र में टाइमिंग डिवाइस के साथ मोशन पिक्चर कैमरे का उपयोग करके मानव कार्य पद्धति का विश्लेषण किया जाता है। मतलब है कि वहाँ से कैमरे से फ़ोटो खींचकर उसके कार्य अध्ययन के बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
एक कार्यात्मक संगठन में, यानी कि इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक कार्यात्मक संगठन में क्या होता है। ए ऑप्शन है क्वालिटी फॉर वर्क इज बेटर, काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। बी हमारा है वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, यानी सामग्री का जो अपव्यय होता है वो न्यूनतम होता है। सी ऑप्शन देख लीजिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर्स इज प्रोवाइड, यानी कि व्यक्तिगत कार्यकर्ता को विशिष्ट ज्ञान और मार्गदर्शन दिया जाता है। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा क्वालिटी ऑफ वर्कर्स इज बेटर, यानी कि काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बी है हमारा सामग्री का जो अपव्यय होता है, वेस्टेज होता है, उसको भी न्यूनतम करना। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत कार्यकर्ता को विशिष्ट ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना। तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फ्लोट्स, यानी कि विभिन्न फ्लोट्स के बीच संबंध के बारे में सही कथन आपका कौन सा है। तो ए आपका दिया है फ्री फ्लॉट इक्वल्स टू टोटल फ्लॉट के बराबर होता है। बी हमारा इंडिपेंडेंट फ्लॉट इक्वल्स टू टोटल फ्लॉट के बराबर होता है। सी आपका है इंडिपेंडेंट फ्लॉट इज ग्रेटर देन फ्री फ्लॉट। एंड डी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट फ्लॉट इज लेस देन फ्री फ्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न फ्लोट्स के बीच संबंध के बारे में जो सही कथन होता है या स्टेटमेंट है वो है इंडिपेंडेंट फ्लोट इज लेस देन फ्री फ्लोट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानक समय को परिभाषित किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम इज डिफाइंड एज, ए ऑप्शन है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, बी हमारा है नॉर्मल टाइम प्लस आइडियल टाइम प्लस अलाउंस, सी आपका है नॉर्मल टाइम प्लस आइडियल टाइम, एंड डी ऑप्शन आपका है ओनली नॉर्मल टाइम फॉर एन ऑपरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस का जो योग होता है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम के बराबर होता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ, यानी कि गति अध्ययन में का विश्लेषण किया जाता है। तो गति अध्ययन में किसका विश्लेषण किया जाता है या किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा है एक्शन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के कार्य का अध्ययन करते हैं। बी हमारा है लेआउट ऑफ वर्क प्लेस, कार्यस्थल के लेआउट का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सी हमारा है टूलिंग एंड इक्विपमेंट्स, टूलिंग और उपकरण का विश्लेषण करते हैं। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक्शन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ ऑपरेशन, गति अध्ययन में एक्शन ऑफ ऑपरेशन का जो है विश्लेषण किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप इंसेंटिव प्लान, निम्नलिखित में से कौन एक समूह प्रोत्साहन योजना का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन आपका था निम्न में से कौन एक समूह प्रोत्साहन योजना का प्रतिनिधित्व करता है। तो ए ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पर स्कैनॉल योजना, यानी कि स्कैनॉल प्लान। बी हमारा रोवन प्लान। सी हमारा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डी हमारा हाउसे प्रीमियम प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था कि एक समूह प्रोत्साहन योजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वो करता है स्कैनॉल योजना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्क स्टडी मैन द्वारा एक ऑपरेशन के लिए दर्ज किया गए औसत मान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका था
कि वर्क स्टडी मैन द्वारा एक ऑपरेशन के लिए दर्ज किए गए औसत समय को क्या कहते हैं। ए आपका ऑप्शन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, बी हमारा है नॉर्मल टाइम कहते हैं, सी आपका है रिप्रेजेंटेटिव टाइम कहते हैं, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव टाइम कहते हैं वर्क स्टडी मैन द्वारा एक ऑपरेशन के लिए दर्ज किए गए औसत समय को। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर देना, और अपने दोस्त को भी वीडियो को आप शेयर करिए ताकि वे भी लाइव क्लास में आ सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप इंसेंटिव प्लान, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक समूह प्रोत्साहन योजना का प्रतिनिधित्व करता है। आई थिंक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देख लीजिए, वो होगा आपका, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका होना चाहिए था स्कैनॉल प्लान, तो यहाँ पर होगा आपका स्कैनॉल प्लान। तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन था, वही रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर होगा स्कैनॉल प्लान। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ आपका होगा स्कैनॉल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइंड, यानी कि समय के अध्ययन में निर्धारित करने के लिए रेटिंग कारक लागू किया जाता है। तो ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब, बी ऑप्शन है मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर्स, यानी कि कार्यकर्ता की वर्कता योग्यता रेटिंग, सी ऑप्शन है प्रोत्साहन दर का निर्धारण, डी ऑप्शन है एक कार्यकर्ता का सामान्य समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन दर का जो निर्धारण होता है फिक्सन ऑफ इंसेंटिव प्लान जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन फिक्सन ऑफ इंसेंटिव रेट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन में जो हमारा डी शब्द होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए आपका इंस्पेक्शन को, बी आप हमारा ट्रांसपोर्ट को, डी हमारा डिले या टेम्परेरी स्टोर को, एंड डी ऑप्शन दिया है परमानेंट स्टोर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो डी से आपका बन गया डिले यानी कि देरी, तो डी हमारा डिले या टेम्परेरी स्टोरेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द हालसे सिस्टम ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान अ वर्कर इज, यानी मजदूरी प्रोत्साहन योजना की हालसी प्रणाली में एक कार्य करता है। ए आपका है पेड एज पर इफिशियंसी, यानी दक्षता के अनुसार भुगतान किया गया है, बी ऑप्शन है इंश्योर ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी कि न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है नॉट पेड बोनस टिल हिज इफिशियंसी, यानी अपनी दक्षता तक किसी भी बोनस का भुगतान नहीं किया, एंड डी ऑप्शन है नेवर अ लूजर, यानी कि कभी ना हारने वाला। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, इन द हालसे सिस्टम ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान इज वर्क इज, यानी मजदूरी प्रोत्साहन योजना की हालसे प्रणाली में एक कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी कि जो हमारी हालसे की प्रोत्साहन मजदूरी योजना है उसमें न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित किया गया है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रोमन प्लान ऑफ वेज इंसेंटिव सिस्टम बोनस इज पेड टू अ वर्कर, यानी कि वेतन प्रोत्साहन प्रणाली की रोमन योजना के अनुसार एक कर्मचारी को बोनस का भुगतान किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ए हमारा हुज आउटपुट एक्सीड
67% इफिशियंसी, यानी कि जिसकी जो दक्षता होगी वो 16.7% से अधिक होगी। बी ऑप्शन है 1 ऑफ द परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, यानी बचाए गए समय के प्रतिशत पर। सी ऑप्शन है 1 ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम वर्कड, समय के प्रतिशत पर काम किया। डी ऑप्शन है यहाँ पर ऑन द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था वेतन प्रोत्साहन प्रणाली की रोवन योजना के अनुसार एक कर्मचारी को बोनस का भुगतान कब किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समय ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम वर्कड, यानी कि जो हमारा टाइम वर्कड होता है उसके प्रतिशत के आधार पर ही वहाँ पर दिया जाता है बोनस को। तो वेतन प्रोत्साहन प्रणाली की रोवन योजना के अनुसार एक कर्मचारी को बोनस का भुगतान किया जाता है जब समय के प्रतिशत पर काम किया जाए। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट एंड आर यूज, जो हमारे टेम्पलेट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ए प्लानिंग लेआउट के द्वारा, फ्लो ऑफ मटेरियल के द्वारा, सी एडवांसिंग ए प्रोग्राम इन ऑटोमेटिक मशीन, एंड डी ऑप्शन है कॉपिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेम्पलेट आर यूज्ड फॉर अ प्लानिंग लेआउट, यानी कि जो हमारे टेम्पलेट होते हैं उनका प्रयोग करते हैं प्लानिंग लेआउट के लिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर। तो यहाँ पर लाइन संगठन के लिए कौन सा उपयुक्त होता है या किसमें लाइन संगठन उपयुक्त होता है इसको आपको बताना है। शुगर इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में, या स्पिनिंग एंड वेविंग इंडस्ट्री में, कताई और बुनाई उद्योग में हमारा लाइन संगठन उपयुक्त होता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो शुगर इंडस्ट्री के लिए भी सूटेबल होता है, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल होता है। सी ऑप्शन है इस स्पिनिंग एंड वेविंग इंडस्ट्री यानी कताई और बुनाई उद्योग के लिए भी हमारा उपयुक्त होता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज सिंबल वी एम्प्लॉय इन वर्क स्टडी, यानी कार्य अध्ययन में जो हमारा वी प्रतीक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, या वी चिन्ह हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑपरेशन ए ऑप्शन ऑपरेशन, बी हमारा इंस्पेक्शन, सी आपका डिले टेम्परेरी या स्टोरेज, और डी आपका है परमानेंट स्टोरेज। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ए तो होगा नहीं क्योंकि ऑपरेशन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्पेक्शन, और सी हमारा है डिले टेम्परेरी। डिले मीन्स आपका डी होता है तो इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। बचा हमारा क्या परमानेंट स्टोरेज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा वी अक्षर होता है या वी प्रतीक होता है वो हमारा परमानेंट स्टोरेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी, और क्लास को अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।